हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता ही है, सीयूईटी में अब तक 3 सेक्शंस हुआ करते हैं। पहला जो सेक्शन होता है वो आपका लैंग्वेज का होता है, दूसरा सेक्शन आपका डोमेन का होता है और तीसरा जो सेक्शन होता है वो जनरल टेस्ट का होता है। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस सिर्फ जनरल टेस्ट के बेसिस पर ही एडमिशन लेते हैं और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जनरल टेस्ट के कॉम्बिनेशन से या फिर सिर्फ डोमेन के कॉम्बिनेशन से ही एडमिशन लेते हैं। अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें जो कि टॉप यूनिवर्सिटी है सीयूईटी के अंडर में, तो यहाँ पे दोनों कॉम्बिनेशन से एडमिशन होता है। कुछ कोर्सेज में जो है आपका सिर्फ जनरल टेस्ट के बेसिस पे एडमिशन होता है, कुछ कोर्सेज में डोमेन और जनरल टेस्ट दोनों ही कॉम्बिनेशन से एडमिशन होता है। खैर, एडमिशन प्रोसेस की बात बाद में करेंगे। अभी हम सॉल्व करने वाले हैं सीयूईटी के जनरल टेस्ट से कुछ क्वेश्चंस जो सीयूईटी 2023 में आए थे। जैसा कि आपको पता ही है, जनरल टेस्ट जो होता है वो 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें जनरल नॉलेज आती है आपकी, जिसमें आपका रीजनिंग आती है और जिसमें आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है। तो हमने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं और आज हम सॉल्व करने वाले हैं इन तीनों सेक्शन से कुछ क्वेश्चंस, ताकि आपको आइडिया लग सके कि सीयूईटी के जनरल टेस्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और आपकी प्रिपरेशन आप उस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो यहां पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ इसरो, कि इसरो जो है उसका करंट चेयरपर्सन कौन है। तो इसरो का नाम आपने सुना ही होगा। कुछ टाइम पहले इसरो आपने सभी ने एक लाइव भी देखा होगा कि लैंडर और रोवर जब मून पे लैंड कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि जो इसरो का काम है वो सैटेलाइट्स या स्पेस में जो अपनी एक्टिविटीज हैं उनको वो प्रोसेस करता है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है ये काम करता है। आपने ये वीडियो देखा ही होगा। और इसके जो अभी करंट चेयरपर्सन है वो है एस सोमनाथ जी। तो मिस्टर एस सोमनाथ इज द करंट चेयरपर्सन। और अगर हम प्रीवियस चेयरपर्सन की बात करें तो वह हमारे पास मिस्टर सिवन, आपने सुना ही होगा या फिर आपने ये देखा ही होगा जब हमारा पिछला वाला जो मून मिशन था, जो चंद्रयान था, वो जब साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था तो मोदी एक पर्सन को कंसोल कर रहे थे, वो पर्सन रो रहा था। तो श्रीमान सिवन जी थे जो थोड़ा सा जो अपना प्रयास असफल हो गया था, उसमें थोड़े से मायूस थे। तो नरेंद्र मोदी ने उनका डांडस बंधाया, वो रो रहे थे, वो वीडियो आपको याद ही होगा। खैर, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उनके जो करंट चेयरपर्सन है वो है श्री सोमनाथ जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इवेंट्स, यहाँ पे कुछ इवेंट्स गिवन है और आपको ये बताना है कि यहाँ पे कौन कौन से ये ईयर में हुए थे। नाउ ये क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा सीयूईटी ने क्वेश्चन पूछा। तो द रीजन इज, जब आप जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछते हैं तो किसी भी सब्जेक्ट के लिए बायस नहीं हो सकते, क्योंकि सीयूईटी में जनरल टेस्ट साइंस वाले भी देते हैं, कॉमर्स वाले भी देते हैं और आर्ट्स वाले भी देते हैं। अगर एक क्वेश्चन देखा जाए तो डेडिकेटेडली हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अब जो आर्ट्स स्टूडेंट के स्टूडेंट्स हैं, आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा, ये उनको सब पता होगा। लेकिन जो कॉमर्स है और साइंस है, उन्हें तो 9th-10th में ये सब चीजें पढ़ना छोड़ दिया होगा, तो उनको रिकॉल करने में बड़ी मुश्किल होगी। तो ये एक बायस क्वेश्चन मैं कहूंगा, पर जो क्वेश्चन आ गया है हम उस पर डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे 4 इवेंट्स गिवन है हमें और ईयर गिवन है कि कौन कौन से ईयर में हुए थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं, पहला इवेंट है हमारा चंपारण का सत्याग्रह, दूसरा है हमारा अहमदाबाद सत्याग्रह, तीसरा पार्टीशन ऑफ बंगाल और चौथा है दिल्ली दरबार। यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह की बात करते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह क्या था? चंपारण सत्याग्रह जब बिहार के चंपारण गांव में ब्रिटिशर्स ने गांव वालों को फोर्स किया कि आप इंडिगो की खेती करो, यानी नील की खेती करो। तो गांव वालों ने इसका विरोध किया, क्योंकि जो इंडिगो की खेती होती है उसमें जो आपकी क्रॉप होती है वो जो लैंड रहती है फर्टाइल नहीं रहती है उसकी खेती करने के बाद। तो जब ब्रिटिशर्स ने फोर्स किया इस चीज को करने के लिए, तो वहां के जो फार्मर्स थे उन्होंने विरोध किया और गांधी जी ने उनको सपोर्ट किया इस सत्याग्रह में। तो चंपारण सत्याग्रह था वो बिहार के चंपारण में हुआ था और ये आपका हुआ था 1917 में। ठीक है, अब बात करते हैं अहमदाबाद सत्याग्रह की। अहमदाबाद सत्याग्रह जो था आपका, वो आपका जो अहमदाबाद में मिल थी एक, तो उनके जो लेबरर थे, वर्कर थे, उन्होंने अपने वेजेस बढ़ाने के लिए जो है ओनर को बोला था, मिल के ओनर को बोला था, तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। यानी वो चाहते हैं कि हमारा जो वेज में इंक्रीमेंट हो वो एटलीस्ट 50% का हो। लेकिन जो मिल वाले थे वो कह रहे थे कि हम आपको मैक्सिमम 20% दे सकते हैं। यानी उन्होंने जो डिमांड की थी वो 50% की थी, लेकिन जो ऑफर किया गया था वो 20% ही किया गया। वेज हाइक, उनकी जो सैलरी हाइक थी वो 20% ही गई। तो उसके विरोध में उन्होंने आंदोलन किया था और गांधी जी इसमें बीच में आए थे और उन्होंने सेटलमेंट किया था कि 35% में आप मान जाइए, यानी कि 35% जो है वेज हाइक में फाइनली ये सेटलमेंट हो गया था। तो ये था आपका
Ahmedabad Satyagraha. This happened in 1918. Now partition of Bengal and Delhi Darbar. पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो लॉर्ड कर्जन थे उन्होंने बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड करना चाहा, यानी कि वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल। इनका पर्पस ये था, हालांकि उनका कहना था कि इतना बड़ा स्टेट है तो हम प्रॉपरली रूल नहीं कर पा रहे हैं, गवर्न नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते ताकि इसको गवर्न करना ईजी हो जाएगा। लेकिन ये कहने के लिए था, उनका मुद्दा ये था कि हिंदू और मुस्लिम दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, यानी कि आसाम और ईस्ट ऑफ बंगाल दो पार्ट, आसाम और ईस्ट ऑफ बंगाल को मिला के एक एरिया बनाया गया और वेस्ट बंगाल को दूसरा एरिया बनाना चाहा उन्होंने। तो इस तरह से बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। पार्टीशन ऑफ बंगाल के नाम से आता है, बंग भंग के नाम से बोलते हैं। बंगाल को जब विभाजित कर दिया, बंग को भंग कर दिया गया था लॉर्ड कर्जन ने। सो ये हुआ था आपका 1905 में, ठीक है। और फिर दिल्ली दरबार की बात करते हैं। दिल्ली दरबार जो है वो जब ब्रिटिशर्स के जो रूलर हुआ करते थे, यानी किंग टाइप हुआ करते थे, वो इंडिया जब आते थे तो उनके सम्मान में एक दरबार लगाया जाता था। जैसे इंडिया में राजाओं का एक दरबार लगता है, वैसे दिल्ली में एक दरबार लगा करता था। हालांकि दरबार जो था वो अब तक 3 बार ही लगा था, 1877 में, 1877 में, 1903 एंड 1911, ये 3 बार ही दरबार लगा था। तो जब ये दिल्ली ये लोग आते थे, ब्रिटिशर्स के जो राजा टाइप हुआ करते थे वो आते थे, तो उनके सम्मान में जो इंडिया के राजा या रानियां थी उनको बुलाया जाता था। और रानियां अगर रूल करती हैं तो, वरना राजाओं को ही बुलाते थे, तो राजाओं को बुलाया करता था और उनको सम्मानित, मतलब उनके सम्मान में राजाओं को बुलाया जाता था कि देखो आप यहाँ पे इनका सम्मान कर रहे हैं तो आप सबको बुलाया गया है। तो वहां पे बुलाया गया था। और यहाँ पे जो 1911 में जो बुलाया गया था दिल्ली दरबार में, तो यहाँ पे जो आए थे वो आपके पास जॉर्ज 5 आए थे, जॉर्ज 5 थे, वो आए थे वहां पे, जॉर्ज 5 आए थे, तो उनके सम्मान में बुलाया गया था और वहां पे दिल्ली दरबार लगाया गया था। तो ये आखिरी दिल्ली दरबार था जो 1911 में लगाया गया था, ठीक है। तो अब ऑप्शन से देखते हैं, चंपारण सत्याग्रह, यानी कि जो फर्स्ट है वो आ रहा है हमारा 1917 में, तो फर्स्ट का थर्ड आना चाहिए। फर्स्ट का थर्ड इसमें नहीं है तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, फर्स्ट का थर्ड ये है, फर्स्ट का तो ये भी नहीं हो सकता, यानी कि आपके पास बी और डी में से ये होगा। और सेकंड का फोर्थ ही है, सेकंड का हमारे पास फोर्थ ही है, ठीक है। नाउ थर्ड का देखें इन दोनों में, तो थर्ड का देखते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट आ रहा है और यहाँ थर्ड का देखें तो सेकंड आ रहा है। अब थर्ड का है क्या मेरे पास, एक्चुअली फर्स्ट 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो थर्ड का मेरे पास फर्स्ट आना चाहिए। थर्ड का फर्स्ट इस ऑप्शन में गिवन है, तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स थे जो हुए थे और ये इस ईयर में हुए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग की बात करें तो पहले इसका नाम प्लानिंग कमीशन था, लेकिन बाद में जो है गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज किया और थोड़ी सी इसमें कुछ एडिशन करके इसका नाम जो है वो नीति आयोग कर दिया था। अगर हम नीति की फुल फॉर्म देखें यहाँ पे, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और ये जो चेंज किया गया था प्लानिंग कमीशन से और जो आपका नीति आयोग की तरफ यह किया गया था 1915 में। तो 1915 में प्लानिंग कमीशन से नीति आयोग जो इसका नाम दिया गया था। गवर्नमेंट का ये की बॉडी है और जो इसके चेयरपर्सन होते हैं, प्लानिंग कमीशन के भी चेयरपर्सन या नीति आयोग में जब कन्वर्ट किया गया उसके भी जो चेयरपर्सन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। तो जो भी उस टाइम में प्राइम मिनिस्टर होंगे वो इस आयोग के जो है वो चेयरपर्सन होंगे, प्राइम मिनिस्टर। तो इस टाइम पे बात करें तो श्री नरेंद्र मोदी जी जो है इस नीति आयोग के चेयरपर्सन है, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर है इस टाइम पे। नेक्स्ट, वाटर मेट्रो इज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? वाटर मेट्रो, तो वाटर मेट्रो का नाम सुन के हमारे मन में फीलिंग आती है कि वाटर मेट्रो शायद ये पानी के नीचे चलती होगी, इसलिए इसे वाटर मेट्रो का नाम दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। वाटर मेट्रो जो है ये एक्चुअली वाटर के सरफेस पे ही चलती है एज अ बोट, यानी कि एक तरह की बोट ही है ये मेट्रो नहीं है, ये एक तरह की बोट ही है या जेटी है एक तरह की, लेकिन इसकी जो फंक्शंस हैं वो एकदम मेट्रो की तरह हैं। यानी जब आप मेट्रो स्टेशन पे जाते हैं तो सिमिलरली इसके भी मेट्रो के स्टेशन की तरह इसको बनाया गया है। वो आपके चेकिंग गिवन है और जो आपको पास मिलता है, एंट्री एकदम मेट्रो की तरह ही होगी। सेकंड, इसमें जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो भी मेट्रो की तरह ही है और इसकी जो ऑपरेशन सिस्टम है, जो मतलब जो इसको रन करते हैं, जो बोट को रन करते हैं, वो भी जो फंक्शंस है सारे वो एकदम इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही है। और ये एक हाइब्रिड है, यानी कि ये इलेक्ट्रिक बैटरी ऑपरेटेड है और अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी तो ये आपके फ्यूल से रन करेगी। इसका मतलब ये हाइब्रिड मोड में रन करती है, तो इसमें नॉइज पॉल्यूशन भी नहीं होता है और आपका जो है
जो आपका पॉल्यूशन और टाइप का, जैसे साउंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वो भी इसमें नहीं होता है, वाटर पॉल्यूशन भी नहीं होगा। तो कह सकते हैं हम कि ये जो है नाम से लगता है हमको वाटर मेट्रो, लेकिन ये वाटर मेट्रो नहीं है, ये आपकी सरफेस पे ही, वाटर सरफेस पे ही चलती है, एक तरह की बोट ही है ये। और ये जो फर्स्ट स्टार्ट हुई है कोची में स्टार्ट हुई है, कोची जो है आपका केरला में है। तो वाटर मेट्रो इज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट, दैट इज इन केरला। ये अप्रैल में स्टार्ट हुई थी, अप्रैल 2023 में। Who authored the book name Why the Sky is Blue? Why the Sky is Blue? वैसे क्वेश्चन तो अच्छा है कि स्काई कलर ब्लू क्यों होता है? क्या स्काई कोई कलर होता है? ऑब्वियसली नहीं होता है। स्काई में जो है वो रिफ्लेक्शन आता है सी का, इस कारण हमें ब्लू दिखाई देता है। एनीवेज, ये जो बुक है ये डॉक्टर सीवी रमन जी ने लिखी है। डॉक्टर सीवी रमन, जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। और सीवी रमन, फुल फॉर्म है इनका चंद्रशेखर वेंकट रमन जी। और इनका जो एक थ्योरी हुई थी बहुत बड़ी, दैट इज रमन इफेक्ट, जिसे हम रमन इफेक्ट के नाम से जाते हैं। ठीक है, रमन इफेक्ट क्या होता है? अगर आप एक वाइट बीम ऑफ लाइट है, यानी कि वाइट लाइट है जिसको हम किसी सरफेस से पास करते हैं, यानी कि कोई लिक्विड या गैसियस या फिर सॉलिड सरफेस अगर है, अगर हम उससे पास करते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो इसको स्कैटर्ड कर देते हैं, उसको स्कैटर कर देते हैं। और जो स्कैटरिंग करके जो अलग अलग रेस बनेंगी, यानी डिफरेंट डिफरेंट कलर में वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उनकी वेवलेंथ भी अलग अलग होगी। यानी कि व्हाइट बीम ऑफ लाइट जब पास करती है किसी भी सरफेस से, तो वो अलग अलग बीम ऑफ लाइट में बढ़ जाती है और उनकी जो वेवलेंथ होती है वो भी अलग अलग होती है। एग्जाम्पल के लिए आपने स्कूल में प्रिज्म का एग्जाम्पल देखा होगा। जब प्रिज्म से हम व्हाइट लाइट को पास करते हैं तो वहां पे वो अलग अलग जो कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो उनकी जो वेवलेंथ होती है, जब विबग्योर आपने पढ़ा होगा ना, विबग्योर, तो ये वही इफेक्ट है, रमन इफेक्ट का ही, ये रमन इफेक्ट ही है। और जैसे इंद्रधनुष देखते हैं अपन, रेनबो देखते हैं, तो भी रमन इफेक्ट ही है। यानी कि जब लाइट पास होती है तो अलग अलग कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और उनकी वेवलेंथ भी अलग अलग ही होती है। दैट इज द रमन इफेक्ट। और इनके लिए इनको नोबेल प्राइज का पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट था ये रमन इफेक्ट। उन्होंने किताब लिखी थी ये, व्हाई द स्काई इज ब्लू। नेक्स्ट, ये कुछ क्वेश्चन देखे हमने जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस थे। नाउ सेकंड क्वेश्चन हम देखने वाले हैं जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे गए थे आपके जनरल टेस्ट में। ये क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस का है। स्पीड ऑफ ए बोट इन अपस्ट्रीम इज 12 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर। आपको पता है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्या होती है, यानी कि जब वाटर फ्लो हो रहा है और आप उस बोट पे बैठे हैं तो आपकी जो स्पीड होती है वो रिवर की स्पीड से या वाटर की स्पीड से हो जाती है। अगर आप चप्पू नहीं चला रहे हैं, मतलब रो नहीं कर रहे हैं, तो आपकी जो स्पीड होती है वाटर की स्पीड हो जाती है। लेकिन अगर आप उसके अगेंस्ट चलते हैं तो वो आपकी वो स्पीड अपस्ट्रीम कहलाती है। यानी सपोज रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और आपकी बोट इस डायरेक्शन में जा रही है, यानी आप अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसे हम अपस्ट्रीम कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, स्पीड ऑफ ए बोट इन अपस्ट्रीम इज 12 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो बोट है उसकी अपस्ट्रीम स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब मेरे पास जो स्पीड ऑफ बोट होगी, इसका मतलब जो मेरे पास स्पीड ऑफ बोट होगी वो हो चाहिए मेरे पास 12 + 2 विच इज इक्वल टू 14 किलोमीटर पर आवर। यानी मेरे पास जो बोट की स्पीड होनी चाहिए वो 14 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। तो जब भी तो मेरे पास अपस्ट्रीम जो स्पीड आएगी, यानी 14 से मैं चल रहा हूं, 14 से मैं इधर आ रहा हूं और 2 जो है वाटर की स्पीड है, तो मेरी इफेक्टिव जो स्पीड हो जाएगी वो 12 होगी, यानी 14 - 2, तो इफेक्टिव 12 आएगी, वो अपस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी। तो अपस्ट्रीम स्पीड हो गई है मेरे पास 12 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम मेरे पास 2 किलोमीटर पर आवर गिवन है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम? तो मेरे पास जो डाउनस्ट्रीम में आएगी स्पीड, डाउन स्पीड होगी, यानी कि वाटर भी इसी डायरेक्शन में और मेरी बोट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो मेरी जो डाउनस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी वाटर की स्पीड प्लस बोट की स्पीड, वाटर की स्पीड प्लस बोट की स्पीड। तो वाटर की स्पीड कितनी गिवन है मुझे? वाटर की स्पीड गिवन है मेरे पास यहाँ पे 2 किलोमीटर पर आवर और बोट की स्पीड है मेरे पास 14 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे पास जो डाउनस्ट्रीम स्पीड हो गई है वो हो गई है मेरे पास 16 किलोमीटर पर आवर। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड आ गई है मेरे पास 16 किलोमीटर पर आवर। अब मुझसे पूछा गया है कि जो 48 किलोमीटर है वो मैं कितने टाइम में ट्रैवल कर लूंगा। तो मेरे को 48 किलोमीटर ट्रैवल करने में टाइम कितना लगेगा? 48 तो मेरी डिस्टेंस हो गई है और मेरी डाउनस्ट्रीम स्पीड है वो है 16।
तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो 3 आवर्स आ जाएगा। इसका मतलब 3 घंटे में मैं 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम ट्रेवल कर सकता हूं। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है बोट एंड स्ट्रीम का तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम टाइम एंड वर्क। कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। एक कोई काम अगर अकेला करता है तो वो 20 डेज में कंप्लीट कर सकता है। एक कोई काम अगर अकेला करता है तो वो 20 डेज में कर सकता है। तो एक कोई काम अगर अकेला करता है तो वो 20 डेज में कर सकता है। बी कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। बी कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। बी उसी काम को 16 डेज में कर सकता है, अकेला करता है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करते हैं हम दोनों काम को यूनिट मान लेते हैं, कितना यूनिट जो है मेरे को टोटल काम करना है। तो ए 20 दिन में करता है, ए 20 दिन में, बी 16 दिन में, तो मैं मान लेता हूं दोनों का एलसीएम कितना हुआ 80, यानी कि 80 यूनिट्स मेरे को काम करना है टोटल। अब देखिए ए कोई काम 20 दिन में कर रहा है, यानी बी ए जो है वो 80 यूनिट्स 20 दिन में प्रिपेयर कर रहा है। 80 यूनिट्स आर प्रिपेयर्ड इन 20 डेज बाय ए। सो ए विल प्रिपेयर एक दिन में 4 यूनिट्स। ए कितना प्रिपेयर करेगा 20 दिन में 80, तो एक दिन में 4। सिमिलरली बी जो है, ए जो प्रिपेयर करेगा 20 दिन में 80, एक दिन में 4। सिमिलरली बी जो है 16 दिन में 80, तो एक दिन में 5। 80 डिवाइड बाय 16, तो एक दिन में 5 यूनिट्स बनाएगा मेरे पास। नाउ अब क्वेश्चन क्या है, बी स्टार्टेड द वर्क। बी स्टार्टेड द वर्क, यानी बट 2 पार्ट में काम हो रहा है। पहले पार्ट में काम कर रहा है मेरे पास बी, कितने दिनों के लिए 8 डेज के लिए। देखिए बी स्टार्टेड द वर्क वर्किंग अलोन, यानी बी ने अकेले ने स्टार्ट किया, एंड आफ्टर 8 डेज ही लेफ्ट। आफ्टर हाउ मेनी डेज ए कैन डू द रिमेनिंग वर्क, यानी पहले जो 8 डेज हैं उसमें मेरे पास बी काम कर रहा है, उसके बाद जो अगले टाइम होगा उसमें ए काम करेगा अकेला। अब मैं देखता हूं जब बी ने 8 दिन काम किया तो कितनी यूनिट्स कंप्लीट कर ली हैं। भाई बी एक दिन में कितने यूनिट करता है, बी एक दिन में करता है मेरे पास 5 यूनिट। इसका मतलब बी ने 8 दिन काम किया है, तो जो बी है वो 8 दिन में कितनी यूनिट कंप्लीट कर लेगा 40 यूनिट्स। बी जो है वो एक दिन में 5 यूनिट करता है, तो इस हिसाब से वो 8 दिन में कितनी यूनिट कंप्लीट कर लेगा 40 यूनिट। तो बी मेरे पास जब 40 यूनिट कंप्लीट कर लेगा तो मेरे पास टोटल यूनिट करनी थी 80। आई हैव टू कंप्लीट 80 यूनिट्स, आउट ऑफ विच 40 हैव बीन कंप्लीटेड बाय बी। इसका मतलब मेरे पास कितनी यूनिट बची हैं अब 40। मेरे पास 40 यूनिट्स बची हैं जो कंप्लीट करनी है, और ये 40 यूनिट्स ए कंप्लीट करेगा। अब ए एक दिन में कितनी यूनिट कंप्लीट कर रहा है 4 यूनिट। मेरे पास ए जो है वो एक दिन में 4 यूनिट कंप्लीट कर रहा है, और मेरे को कंप्लीट करनी है 40। इसका मतलब 40 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 10 डेज। 10 डेज में मेरे पास जो है ए वो बैलेंस काम जो है वो कर लेगा। तो हमने जो टाइम एंड वर्क क्वेश्चन है उसको टोटल यूनिट में डिवाइड किया, पर डे काम निकाला कितना यूनिट हो रहा है, फिर जो टोटल वर्क था उसको फेजेस में डिवाइड कर दिया कि पहले पार्ट में पहले फेज में बी काम कर रहा है तो उसने 40 यूनिट कंप्लीट कर ली है। सेकेंड फेज में सिर्फ ए काम कर रहा है और 40 यूनिट करनी बाकी है। ए एक दिन में 4 यूनिट करता है, तो मेरा 10 डेज में जो है वो टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर विल बी 10 डेज। बहुत ही इजी क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। हरी सेल्स 6x फॉर 24 रुपीज, ही बाइज 10x फॉर रुपीज 30, व्हाट इज दी प्रॉफिट परसेंटेज। नाउ जब भी हम प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालते हैं तो हमें यह बात ध्यान रखनी होगी कि उसमें जो आपके पास परचेज क्वांटिटी है और सोल्ड क्वांटिटी है वो सेम होनी चाहिए। जितनी क्वांटिटी आप खरीदते हैं उतनी क्वांटिटी बेचने चाहिए, तभी आप प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकाल सकते हैं। यहां पे जो गिवन है ना वो रेट गिवन है, यानी उसने हरी सेल्स 6x फॉर रुपीज 24, यानी कि उसने 24 रुपए के 6 अंडे बेचे हैं। इसका मतलब ये नहीं है उसने 6 ही अंडे बेचे हैं, उसने इस रेट से बेचे हैं, यानी 24 रुपए के 6 अंडे बेचे हैं, ये उसकी रेट है। सिमिलरली ही बाइज 10x फॉर रुपीज 30, ऐसा मतलब ये नहीं कि उसने 10 ही खरीदे हैं, पता नहीं कितने खरीदे हैं, लेकिन 10 अंडे उसने 10 रुपए 30 रुपए खरीदे हैं, यानी कि इस रेट से खरीदे हैं। हो सकता है 20 खरीदे, हो सकता है 5 खरीदे, कितने भी खरीदे हो। तो प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकालना चाहिए फॉर ईच यूनिट। तो यहाँ पे मैं सेलिंग प्राइस देखता हूँ। अब 6 अंडों की जो प्राइस है वो 24 है। अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं तो सेलिंग प्राइस फॉर 6x इज 24 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस अगर मैं निकालूं, सेलिंग प्राइस फॉर 1x,
सेलिंग प्राइस फॉर 1 एग विल बी 24 डिवाइड बाय 6 यानी कि 4 रुपीज हो जाएगा। सिमिलरली कॉस्ट प्राइस फॉर 1 एग विल बी इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 10, 30 डिवाइड बाय 10 विच इज इक्वल टू 3 रुपीज। यानी कि उसने 3 रुपए का एक खरीदा है और 4 रुपए का एक बेचा है। इस रेट से उसने अपना ट्रांजैक्शन किया है। तो 3 रुपए का उसने खरीदा है और 4 रुपए का बेचा है। तो इस प्रोसेस में प्रॉफिट कितना हुआ? 1 रुपए का। और कॉस्ट प्राइस कितनी है? 3 रुपए। तो 1/3 इंटू 100। क्योंकि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। डिनोमिनेटर में हमेशा कॉस्ट प्राइस आता है। तो यहाँ प्रॉफिट या लॉस कितने रुपए का हो रहा है? मेरे पास प्रॉफिट हो रहा है 3 रुपए का, 1 रुपए का। 3 रुपए खरीदा, 4 रुपए का बेचा, तो मेरे पास 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो 1 रुपए का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 3 रुपए की इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा मेरा 33.33%। इसका मतलब 33.33% का मेरे पास प्रॉफिट हो जाएगा इस ट्रांजैक्शन में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A train passes 2 bridges of length 1 kilometer and 500 meter in 120 seconds and 80 seconds respectively. Find the length of the train. यानी कि एक ट्रेन है, अगर वो 1 किलोमीटर के ब्रिज से पास होती है तो उसको 120 सेकंड्स लगते हैं, और अगर वो 500 मीटर के ब्रिज से पास होती है तो उसको 80 सेकंड्स लगते हैं। तो आपको लेंथ ऑफ द ट्रेन निकालना है। अब मेरे पास फॉर्मूला होता है कि जब वो ट्रेन 1 किलोमीटर के ब्रिज से जा रही होगी, 1 किलोमीटर का मतलब हो गया मेरे पास 1000 मीटर्स। यानी कि इस केस में मेरे पास टोटल जो लेंथ होगी क्रॉस करने में वो लगेगी 1000 मीटर्स। यानी कि 1000 मीटर्स प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन, ये टोटल डिस्टेंस मेरे पास कवर करनी होगी। अगर मैं मान लेता हूं स्पीड ऑफ द ट्रेन इज s, तो टोटल डिस्टेंस ये कवर करनी है, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज s, तो ये टाइम लग रहा है मेरे पास 120 सेकेंड्स। इसका मतलब ये हुआ मेरे पास 1000 प्लस l इज इक्वल टू हो गया मेरे पास 120s। सिमिलरली यहां पे 500 प्लस l, सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी? 500 का तो पुल की लेंथ हो गई है, ट्रेन की लेंथ l मान ली मैंने, डिवाइडेड बाय s शुड बी इक्वल टू 80 सेकेंड्स। मेरे पास वो 80 सेकेंड्स है। तो ये कितना हो गया मेरे पास? 500 प्लस l इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 80s। मान लेता हूं ये इक्वेशन 1 है, मान लेता हूं ये इक्वेशन 2 है। अब मैं इसमें से इसको माइनस कर देता हूं। माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? l से l कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास 500 इज इक्वल टू 40s। तो s की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? मेरे पास s की वैल्यू हो गई 500 डिवाइडेड बाय 40 विच इज इक्वल टू 12.5। इसका मतलब s की वैल्यू आ गई है मेरे पास 12.5। सपोज मैं s की वैल्यू इसमें पुट कर देता हूं। अगर s की वैल्यू इसमें पुट कर देता हूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा फिर? ये 500 प्लस l इज इक्वल टू 80 इंटू 12.5। 80 इंटू 12.5 विल बी 1000। यानी कि 500 प्लस l इज इक्वल टू 1000। तो इसको सॉल्व करेंगे तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1000 माइनस 500 विच इज इक्वल टू 500। तो l की वैल्यू आ गई मेरे पास 500, जो मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया था। यानी कि लेंथ ऑफ द ट्रेन विल बी इक्वल टू 500 मीटर्स। तो इस तरह से मैं लेंथ ऑफ द ट्रेन निकाल सकता हूं, अगर आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट पता है टाइम है। अब यहां पे हमारे सामने रेशियोज का बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यानी कि x इज इक्वल टू y अपॉन 3 एंड y इज इक्वल टू z अपॉन 2, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज टू y इज टू z। तो यहां पे हम देखते हैं किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है ये। तो यहां पे x की जो वैल्यू है वो है x इज इक्वल टू y अपॉन 3। इसका मतलब हो गया मेरे पास x अपॉन y इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको? x इज टू y, x इज टू y इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 1:3। सिमिलरली मेरे पास गिवन है y इज इक्वल टू z अपॉन 2, y इज इक्वल टू z अपॉन 2। इसका मतलब क्या हो गया मेरे पास? y अपॉन z इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, y अपॉन z इज 1 अपॉन 2। इसका मतलब क्या हो गया? y इज टू z इज इक्वल टू 1:2। अब मुझे निकालना है यहाँ पे x इज टू y इज टू z। अब मुझे निकालना है यहाँ पे x इज टू y इज टू z। तो यहाँ पे स्कूल में हमें सिखाते हैं इसको, y का कंपोनेंट यहाँ पे 3 है, y का 1 है, तो पहले 3 से मल्टीप्लाई करो, सेम करो, उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या कर सकते हो? पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आप, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 इंटू 1
देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, वो कितना हो जाएगा 1 into 3 3, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी 3 into 2 6। तो 1:3:6 विल बी योर आंसर। 1:3:6 विल बी योर आंसर। ठीक है ना, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 1 into 1, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 1 into 3 3, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 6। तो इस तरह से मेरे पास 1:3:6, तो वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और इस तरह से ही मैं सीधा आंसर मार्क कर सकता हूं। फाइंड द ऑड नंबर इन द सीरीज, फाइंड द ऑड नंबर इन द सीरीज। तो यहां पे एक सीरीज गिवन है और मुझे बताना है कि इस सीरीज में कौन सा ऑड नंबर होगा। तो सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है कि इनका डिफरेंस निकालते हैं, कोई ना कोई कॉम्बिनेशन तो बन रहा होगा। तो यहाँ पे डिफरेंस मैंने देखा तो 1 बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है 2 बन रहा है, फिर यहाँ 2 बन रहा है, फिर यहाँ 2 बन रहा है, यहाँ पे 2 बन रहा है, यहाँ पे 2 बन रहा है, यहाँ पे 4 बन रहा है। तो ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो फिर मैं एक बार दोबारा देखता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे जितने भी नंबर्स गिवन है मेरे पास वो सभी प्राइम नंबर्स हैं अपार्ट फ्रॉम दिस 9, यानी कि 9 इज द ओनली नंबर इन दिस सीरीज विच इज नॉट प्राइम। अपार्ट फ्रॉम 9 नो एवरी नंबर इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिन्हें कोई फैक्टर नहीं होता है, जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, आइदर नंबर इज 12 और 1 और द नंबर इटसेल्फ, दो ही इनके फैक्टर्स होते हैं और कोई फैक्टर इनका नहीं होता है। तो यहाँ पे जितने भी नंबर है सब प्राइम नंबर है, 9 एक प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पे ऑड नंबर जो जाएगा मेरे पास वो 9 हो जाएगा। अच्छा ये चीज ध्यान रखना, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है ना, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है कि 1 भी प्राइम नंबर है या नहीं है। तो 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, 1 इज नीदर ए प्राइम नंबर नॉर इट्स ए कंपोजिट नंबर, यानी वो प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, क्योंकि अगर कोई और इवन नंबर होगा तो उसका फैक्टर 2 हो जाएगा, तो अगर फैक्टर 2 हो जाएगा तो प्राइम नंबर ही नहीं रहेगा। तो ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है ना, तो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। अच्छा एक चीज और बताता हूं मैं आपको, 1 to 50 के बीच में आपके पास 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, 1 to 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर होते हैं। 51 to 100 इसके बीच में आपके पास 10 प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है ना, 1 से 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। 51 से 100 के बीच में आपके पास 10 प्राइम नंबर हो सकते हैं। तो इसका मतलब 1 to 100, इसका मतलब 1 to 100 के बीच में मेरे पास 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। 1 to 100 के बीच में मेरे पास 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। और अगर मैं बात करूं 101 से लेके 200 तक, 101 से लेके 200 तक, तो ये मेरे पास 21 प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, 101 के और 200 के बीच में मेरे पास 21 प्राइम नंबर्स हैं। 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर्स हैं। 1 से 50 में 15 और 51 के बीच में 10। तो इस तरह मैं देख सकता हूं कि 1 से लेके 200 तक के बीच में मेरे पास, यानी 1 से 100 तक हो गए मेरे पास 25 और 101 से 200 के बीच में मेरे पास हो गए 21। तो मैं सॉल्व करके देखता हूं तो मेरे पास ये 46 प्राइम नंबर, यानी 1 से 200 के बीच में मेरे पास 46 प्राइम नंबर्स होते हैं। अगर आपके पास टाइम है और चाहते हैं तो देख सकते हैं आप नंबर्स लिख के। और वो चेक कैसे करेंगे हम, डिविजिबिलिटी रूल से। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 3 का क्या होता है, 4 का क्या होता है, एंड सो ऑन, हम चेक कर सकते हैं। खैर अभी के लिए इतना ही। अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये कैसे चेक करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो करेक्ट ऑप्शन होता, हालांकि ऑप्शन नहीं गिवन थे इसमें, ये टाइप करना रह गए हैं, तो करेक्ट आंसर 9 होने वाला है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द लेटर क्लस्टर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग। ये 4 ऑप्शंस गिवन है और ये सीरीज मुझे गिवन है। ये पूछा गया है कि किसमें ये क्लस्टर जो है वो रिपीट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक है GFKIOLSO एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अगर मैं GF देखूं तो G और F, तो मैं देखता हूं कि पहले F, यानी G के जस्ट पहले F आता है, यानी F E A B C D E F G, F के जस्ट बाद G आ रहा है, यानी कि मेरे पास कोई भी गैप नहीं है। सेकंड की बात करता हूं तो K देन I, तो K I यानी कि I J K, यानी K से अगर उल्टा चलते हैं तो K से पहले एक कुछ आता है, K से पहले एक कुछ आता है, फिर I आता है, यानी कि यहाँ कोई भी गैप नहीं है, यहाँ मेरे पास एक लेटर का गैप है। देन मैं दिखता हूं तो O L I J K L M N O, तो एक भी गैप नहीं है, एक का गैप है, 2 का गैप है।
देन मेरे पास आता है एस ओ, IJKLMNO P Q R, यानी कि P Q R मेरे पास तीन गैप आ रहा है, 0 गैप, 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, यानी अगला जो आना चाहिए वो मेरे पास 4 गैप वाला आना चाहिए, यानी दोनों के बीच में 4 का गैप हो। तो मैं पहले देखता हूं Y S, Y और S, तो S और Y के बीच में कितना गैप है, S P Q R S T U V W X Y, P Q R S T U V W X, 5 का गैप आ गया मेरे पास, मुझे कितना चाहिए था, सिर्फ 4 का, तो मेरे पास ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। देन है मेरे पास W एंड R, चेक करता हूं, P Q R S T U V देन W, यानी कि मेरे 1 2 3 4 ये 4 गैप आ गया है, मुझे 4 का ही चाहिए था, इसका मतलब यही करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। बाकी भी आप चेक कर सकते हैं, WS फॉर एग्जांपल WS चेक करते हैं, ऑब्वियसली जब WR हो गया है तो WS तो नहीं हो सकता है। XR चेक कर लेते हैं एक बार, XR, X और देन R, सॉरी वी हैव R, तो PQR S T U V W, यहां भी मेरे पास 5 आ रहे हैं, मुझे 4 ही चाहिए थे, तो ऑब्वियसली WR जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, 5 people P Q R S and T are sitting in a straight row facing north, यानी सभी लोग नॉर्थ फेस करके बैठे हैं और 5 लोग हैं मेरे पास, तो 1 2 3 4 5 लोगों का मैंने स्पेस बना लिया है। Q sits immediate left of S, यानी Q sits immediate left of S, यानी सपोज इस तरह बैठे हुए हैं कि Q और S इस तरह है, Q जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S है और इनके बीच में कोई भी आदमी बैठा हुआ नहीं है, इनके बीच में कोई भी नहीं आ रहा है, ठीक है। Q sits immediate left of S, only 3 people sit between R and T, only 3 people sit between R and T, यानी R और T के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे टोटली 5 लोग हैं और 3 लोग बीच में हैं, तो ऑब्वियसली R और T एंड में ही होंगे। तो सपोज अगर यहाँ पे मैं कहता हूँ R है तो यहाँ पे T होना चाहिए, या फिर अगर यहाँ पे T है तो यहाँ पे R होना चाहिए, मुझे नहीं पता कौन सा है क्योंकि दोनों के बीच में 3 है। अगर इस कॉर्नर पे R रखता हूं तो यहाँ पे T आना चाहिए, यहाँ पे R रखता हूं तो इस तरह T आना चाहिए, ठीक है। P sits to the immediate left of T, P sits to the immediate left of T, अगर मैं T यहाँ पे रखता हूं तो P यहाँ पे बैठना चाहिए, क्योंकि P sits to the immediate left of T, T के इमीडिएट लेफ्ट में मेरे पास P बैठना चाहिए, तो P के लिए तो स्पेस ही नहीं है, इसका मतलब T यहाँ पे नहीं आ सकता है, इसका मतलब T यहाँ पे नहीं आ सकता है, तो T यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, और Q और 6 यहाँ बैठते हैं। P sits to immediate left of T, who sits in the middle of the row, ठीक है। तो दोबारा देखते हैं, 5 people P Q R S T are sitting in a straight row facing north, Q sits to the immediate left of S, Q sits to the immediate left of S, only 3 people sit between R and T, P sits to the immediate left of T, तो T यहाँ पे हो गया, तो P sits यहाँ पे और Q और इस तरह बैठे हुए हैं, तो Q यहाँ पे आ जाएगा और S यहाँ पे आ जाएगा, तो R Q S P T इस तरह से ये 5 लोग बैठेंगे। अब मेरे पास क्वेश्चन पूछा गया है, who sits in the middle of the row, रो के मिडिल में कौन बैठता है, तो मिडिल में कौन बैठा हुआ है, यहाँ पे सेंटर में कौन बैठा हुआ है, S, तो करेक्ट आंसर विल बी S, ठीक है। तो आप इस तरह से बनाते हैं, जितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, जितने सेट्स बन सकते हैं हम उनको बनाते हैं, और उसके बाद हम एक क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करते हैं। ये पजल से क्वेश्चन है, लीनियर अरेंजमेंट जो होता है उसकी तरह से। इन अ सर्टेन in a certain coded language, pond is coded as 48 and hello is coded as 39, हमको निकालना है how will pink be coded in that language। तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा, बस हम ये देख लेते हैं क्या किया गया है यहाँ पे। तो पॉन्ड की जो वैल्यू है वो क्या है, POND, ये पॉन्ड है, इसकी जो वैल्यू निकल के आ रही है मेरे पास 48 आ रही है। तो यहाँ पे मेरे को सिर्फ एक ही चीज समझ में आ रही है, मैं एक कॉम्बिनेशन लगा सकता हूँ कि मैं इनको जिस नंबर पे आते हैं उनको मैं ऐड करने का ट्राई करता हूं, ठीक है ना। अब मेरे को पता है कि इंग्लिश जो अल्फाबेट है उसमें 26 लेटर्स होते हैं A to Z के बीच में। अब या तो इनको याद रख सकते हैं आप, या याद नहीं रहते हैं तो थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं, लिख के देख सकते हैं एग्जाम टाइम में। मैं सिर्फ M याद रखता हूं, यानी कि M मिडिल और 26 का मिडिल क्या हो गया 13, यानी कि M जो है
वो 13 नंबर पे आता है। याद रहता है मुझे m जो है 13, m मतलब मिडिल और मिडिल 13 पे, बाकी मैं याद नहीं रखता हूँ। इनका देख लेते हैं। यहाँ पे पॉन्ड इज कोटेड एज 48, ठीक है। तो p की वैल्यू कितनी होगी, जैसे कि L M N O P, m के बाद आ गया M N O P, ठीक है। तो p यहाँ पे आ जाएगा, तो m हो गया मेरे पास 13, हो जाएगा 14, 15, 16। तो यहाँ पे मेरे पास जो 16 वैल्यू आ जाएगी p की, तो p की मेरे पास कितनी वैल्यू हो गई 16। m 13 होता है, NOP MNOP, तो 14, 15, 16, तो p की वैल्यू जो होती है वो 16 प्लेस होता है उसका। सिमिलरली o का निकालते हैं, तो o का देखा तो यहाँ पे 13, 14, 15, ये हो गया मेरे पास 15, ठीक है। n की वैल्यू निकाली, n हो गया मेरे पास 14, ठीक है। d की वैल्यू ABCD, ये हो गया 4, यानी कि p 16th पोजीशन पे आता है, o जो आता है 15 पे, n आता है 14 पे, और d जो आता है वो 4th पे आता है। इनको मैं ऐड करता हूँ, तो 16 और 15 31 और 14 45 और 49, ये होता है मेरे पास 49। यानी कि इसकी जो मेरे पास ऐड करके आ रही है 49 आ रहा है, लेकिन आंसर 48 दे रहा है। अभी कुछ श्योर नहीं हो सकते हैं। अब हम चेक करेंगे सेकंड वाला केस में। सेकंड वाला केस क्या है मेरे पास, हेलो, HELO, H की वैल्यू निकालते हैं। H कितने पे होता है, ABCDEFG, ABCDEFGH, तो ये हो गया मेरे पास 8, ABCDE 5। अब L देखता हूं, LM, ABCDEFGH IJK LM, M 13 पे है और उससे जस्ट पहले L आ रहा है, तो L हो जाएगा मेरे पास 12, और O की वैल्यू मुझे पता ही है 15 है। यहाँ पे इनको ऐड करता हूं मैं, तो 8 और 5 13 और 12 25 और 15 40, ये 40 आ रहा है, बस दे रखा है मेरे को 39। यानी कि इनको ऐड करके जो आ रहा है, इनको ऐड करके जो आ रहा है उससे जस्ट वैल्यू कम दे रखी है। यानी कि जब इनके प्लेसेस को मैं ऐड करता हूं, इनकी पोजीशन को ऐड करता हूं, तो मेरे पास 49 आ रहा है, लेकिन आंसर दे रखा है 48। सिमिलरली 40 आ रहा है, आंसर दे रखा है 39 इसकी वैल्यू। इसका मतलब जो आ रहा है कैलकुलेशन, जो प्लेसेस का ऐड करके आ रहा है, आप उससे एक कम कर दो तो आपका करेक्ट जो है वो नंबर आ जाएगा, वो कोड आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पिंक की निकालेंगे और पिंक के बाद उसमें से एक कम कर देंगे। तो यहाँ पे हो गया मेरे पास PINK, PINK। तो P की वैल्यू कितनी है, P की हम देख चुके हैं यहाँ पे 16 है। सिमिलरली I की वैल्यू ABCDEFGH I, ये हो जाएगा 9। N की वैल्यू 14 है, हम देख चुके हैं यहाँ पे। K की वैल्यू IJKLM, N की 13 है, तो K की वैल्यू हो जाएगी 11, ठीक है ना। तो इनको ऐड करते हैं, 14 और 11 25, 25 और 16 41 और 50। तो आंसर मेरे को, इनको पोजीशन को ऐड करूंगा, अगर मैं इनको ऐड करता हूं पोजीशन को, तो आंसर विल बी 50, बट वी हैव टू see that the correct code will be one less than the actual addition। तो यहाँ पे 50 मेरे पास आ रहा है, तो मेरे पास एक कम करूंगा, 50 - 1 49 हो जाएगा। भाई यहाँ पे मेरे पास 49 आ रहा था ऐड करके इनकी पोजीशन को, बट यहाँ पे कोड बन रहा था 48। सिमिलरली 50 आ रहा था तो बन रहा था 40 आ रहा था तो बन रहा था 39, तो इसलिए 50 आएगा, तो करेक्ट कोड विल बी 49। ये थोड़ा ध्यान रखना है, 50 करके 50 मार्क मत कर देना, बहुत लोग ऐसा कर भी सकते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ डिफिकल्ट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये लॉक्स का क्वेश्चन हो जाएगा, ऑल कैट्स आर बर्ड्स, सम टाइगर्स आर कैट्स, ऑल बीज आर टाइगर्स। तो वी हैव टू फाइंड द कंक्लूजन। इस केस में जो है कंक्लूजन वो क्या होगा। तो ये हम जनरली जो सॉल्व करते हैं वो सर्कल बना के, एक वेन डायग्राम बना के सॉल्व करते हैं। चलिए, ऑल कैट्स आर बर्ड्स, ऑल कैट्स आर बर्ड्स, तो मैं मान लेता हूं ये कैट वाला सर्किल है और ये बर्ड वाला सर्किल है, ठीक है। तो ऑल कैट्स आर बर्ड्स, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं ताकि आपको और समझ में आ जाए, ठीक है। ऑल कैट्स आर बर्ड्स, ऑल कैट्स आर बर्ड्स। तो सपोज ये कैट्स वाला है और ये मेरे पास बर्ड्स वाला है। सम टाइगर्स आर कैट्स, सम टाइगर्स आर कैट्स, तो सम टाइगर्स आर कैट्स ऐसा भी हो सकता है, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है सम टाइगर्स आर कैट, ये ऐसा भी हो सकता है। तो मेरे पास सम टाइगर्स आर कैट्स, मेरे पास सर्कल ये भी हो सकता है सम टाइगर्स आर कैट्स, दोनों कॉम्बिनेशन है मेरे पास। थर्ड, ऑल बीज आर टाइगर्स, ऑल बीज आर टाइगर्स, यानी टाइगर के अंदर बीज आने चाहिए। अब टाइगर के अंदर बीज आने के 3-4 तरीके हो सकते हैं, ये ऐसा भी हो सकता है, तो ये वाला पोर्शन सारा बीज का हो जाए, ठीक है ना, ये वाला पोर्शन बीज का हो जाए, क्योंकि ऑल बीज आर टाइगर्स, ऑल बीज आर टाइगर्स, यानी कि ऑल बीज आर टाइगर्स ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है मेरे पास,
ऑल बीज आर टाइगर्स। ये ऐसा भी हो सकता है यानी दोनों में आ जाए, ये भी हो सकता है मेरे पास, दोनों ही केस में ऑल बीज आर टाइगर्स है, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ भी ऐसा हो सकता है कि ये ऐसे आ जाए, ये ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए, कुछ भी ऐसे बन सकता है, तो शॉर्ट ही नहीं कह सकते हैं, कई सारे केसेस बन सकते हैं ऑल बीज आर टाइगर्स के। कंक्लूजन देखते हैं, ऑल बीज आर बर्ड्स, ऑल बीज आर बर्ड्स, यानी कि ऑल जो बीज होनी चाहिए वो बर्ड्स होनी चाहिए, लेकिन इस केस में जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखिए ऑल बर्ड्स, ऑल बीज आर टाइगर्स। देखो ऑल बीज जो है, अगर मैं ये वाला केस लेता हूं, ऑल बीज आर टाइगर्स, ऑल बीज आर टाइगर्स हैं इस केस में, लेकिन ये बर्ड्स के सर्कल के अंदर नहीं आ रही हैं, ये बर्ड्स के सर्कल के अंदर नहीं आ रही हैं, तो इसका मतलब ये कंक्लूजन नहीं हो सकता है कि ऑल बीज आर टाइगर, ऑल बीज आर बर्ड्स। कंक्लूजन वो होता है कि कितने भी केसेस बन जाएं वो चीज हमेशा ट्रू होनी चाहिए, कितने भी केसेस बना लो सभी केस उसमें फॉलो होने चाहिए जब वो कंक्लूजन कहलाता है। तो यहाँ पे हमने एक केस ऐसा देखा, भाई बाकी सब में हो रहा है कि ऑल बीज आर बर्ड्स, यहाँ पे आ रहा है ऑल बीज आर बर्ड्स, ऑल बीज आर बर्ड्स सब में आ रहा है, लेकिन एक केस तो ऐसा बन रहा है ना, ये वाला बीज वाला, जब वो बर्ड्स के सर्कल के अंदर नहीं आ रहा है, तो हम श्योरिटी नहीं दे सकते हैं, इसे कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि ऑल बीज आर बर्ड्स, ये कंक्लूजन गलत होगा। सम बीज आर बर्ड्स, सम बीज आर बर्ड्स, ये भी जरूरी नहीं है भाई, ये भी इसके बाहर आ रहा है तो भी नेसेसरी नहीं है कि सम बीज आर बर्ड्स, कंक्लूजन नहीं है। बहुत सारे केस में हो सकता है, लेकिन एक भी केस ऐसा मिल गया जहां पे एक बात सही नहीं होती है, उस केस में वो कंक्लूजन नहीं कहलाएगा। सम बर्ड्स आर टाइगर्स, सम बर्ड्स आर टाइगर्स, सम बर्ड्स आर टाइगर्स, ऑब्वियसली जब बर्ड्स के अंदर टाइगर आ रहा है तो कुछ पोर्शन ऐसा होगा बर्ड्स का जो टाइगर होगा, यानी सम बर्ड्स आर टाइगर, यानी कि अगर ये टाइगर वाला सर्किल है तो ये वो पोर्शन है जो बर्ड्स टाइगर्स हैं। सिमिलरली अगर ये टाइगर वाला पोर्शन लेते हैं तो ये वाला पोर्शन मेरे पास ऐसा हो जाएगा जो कि बर्ड्स हैं, तो ये वाला कंक्लूजन मेरे पास ट्रू हो जाएगा। ऑल टाइगर्स आर बर्ड्स, ऑल टाइगर्स आर बर्ड्स, ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन आ रहा है इस केस में, भाई ये वाला जो पोर्शन आ रहा है, ये वाला जो पोर्शन आ रहा है ऑल टाइगर्स आर बर्ड्स, तो ये जो मेरे पास टाइगर का पोर्शन आ रहा है वो बर्ड्स नहीं है, क्योंकि बर्ड्स के सर्किल के बाहर आ रहा है ये पोर्शन, तो इसमें केस में ये वाला कंक्लूजन भी सही नहीं होगा। तो मेरे पास सिर्फ यही कंक्लूजन ठीक है जो ये वाला होगा, ठीक है ना। तो कंक्लूजन वो होता है जो सभी केसेस में ट्रू होता है, अगर एक भी केस हमें ऐसा मिल जाता है जो ट्रू नहीं होता है तो उसे कंक्लूजन नहीं माना जाएगा। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हमने देख लिया है, सम बर्ड्स आर टाइगर्स, सम बर्ड्स आर टाइगर्स था, तो ओनली ऑप्शन 3 ठीक है। Select the options that represent the correct order of the given words as they appear in English, यानी कि इंग्लिश अगर डिक्शनरी में इनको अरेंज करें या किस ऑर्डर में ये इंग्लिश में आएंगे, हमको ये निकालना है। तो हमको पता है जब हम ऑर्डर देखते हैं तो सबसे पहले पहला लेटर देखते हैं, फिर दूसरा देखते हैं, तीसरा देखते हैं, इस तरह हम देखते हैं और फिर उनका अरेंजमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी जो है वो ए से ही स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसमें तो डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते पहले लेटर के हिसाब से। सेकंड लेटर के हिसाब से देखें तो डी आ रहा है, डी आ रहा है, डी आ रहा है और बी आ रहा है, तो ऑब्वियसली जो पहला हो जाएगा वो मेरे पास 4 हो जाएगा, क्योंकि ए के बाद बी आ रहा है। तो सेकंड तक हम चूज कर चुके हैं, यानी पहला ए और दूसरा बी, ठीक है। तो ये तो हमारे खत्म हो गया, सेकंड डी हो गया, सेकंड डी हो गया, सेकंड डी हो गया। अब थर्ड पे देखते हैं, थर्ड की बात करें तो यहाँ पे ई आ रहा है, यहाँ पे ओ आ रहा है और यहाँ पे डी आ रहा है। तो ई, ओ और डी, इसमें से जो पहले आता है वो डी आता है, इसका मतलब थर्ड पहले आ जाएगा। भाई फर्स्ट सेकंड सबसे पहले इन चारों को हम अरेंज करेंगे तो सबसे पहले एबडक्शन आएगा, क्योंकि ए के बाद बी आ रहा है। अगर थर्ड लेटर में कंपेयर करेंगे, थर्ड लेटर में कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे डी आ रहा है, यहाँ पे ओ आ रहा है और यहाँ पे ई आ रहा है। इसका मतलब सबसे पहले डी आता है इंग्लिश अल्फाबेट में, तो यहाँ पे हम डी का ऑप्शन हो गया 3, तो ये भी अब बच गया। अब मुझे कंपेयर करना है 1 और 2 में से पहला कौन सा आएगा, तो यहाँ पे डी कंपेयर हो चुका, अब मेरे पास कंपेयर होगा ई और ओ में, ई और ओ में, तो ई पहले आता है और ओ बाद में आता है, इसका मतलब 1 आएगा फिर 2 आएगा, 4 3 1 2 विल बी द करेक्ट सीक्वेंस, 4 3 1 2 विल बी द करेक्ट सीक्वेंस। तो इस तरह से करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा और करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा करेक्ट ऑप्शन बी। तो इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन देख लिए हैं और आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है आपको जनरल टेस्ट के लिए कहीं से बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है और कुछ करना पड़ता है। बहुत ही इसके सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं, बस बशर्ते आपने थोड़ा बहुत पढ़ाई की है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी डाउट है, कैसी भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं,
अभी हम कुछ टाइम और वीडियो लेके आएंगे जहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आएंगे, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। और बहुत ही जल्दी आपका जब सीयूटी का नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा, सीयूटी 2024 का, तो हो सकता है उसमें कुछ चेंजेस हों, उसे अकॉर्डिंग वीडियोस बनेंगे। एक मेजर चेंज जो आने वाला है वो श्योर है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। यानी 2022 में आप मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स 9 ले सकते थे, 2023 में आप 10 ले सकते थे, लेकिन इस बार ये नंबर ऑफ सब्जेक्ट कम होने वाले हैं, ये श्योर है। इसके अलावा और भी चेंजेस आएंगे, वो बहुत जल्दी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको पता लग जाएंगे। चैनल पे बने रहिए, कोई डाउट है पूछते रहिए, हम आपकी हेल्प के लिए लगातार तत्पर रहेंगे। थैंक यू।